Okay, hi everyone. Welcome back to your very own B2E learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. बेटा हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया हुआ है कहाँ से? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली थी. अब आज हम शुरू करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग नाउ. अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझने वाले हैं. क्या समझना है हमको इस टॉपिक में बेटा कि सांस अंदर लेना और बाहर निकालना हो कैसे रहा है. ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे. इसके पीछे आप दो चीजें याद रखोगे. पहला लॉ आपको याद रखना है बेटा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. या पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में बॉयलीज लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. देखो अगर वॉल्यूम इतना है तो प्रेशर जितना है, इससे वॉल्यूम तुमने बढ़ाया तो वो गैस अब आराम से रहेगी, प्रेशर कम हो जाएगा. और वॉल्यूम तुमने इससे कम किया तो अंदर गैस काफी प्रेशर में होगी, प्रेशर बढ़ जाएगा. तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं. और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है बेटा कि एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. तो दो लॉज आप याद रखोगे. क्या क्या? प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर अपने हाई से लो प्रेशर की तरफ, एयर अपने हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. ठीक है, अब हमको जानना है बेटा कि इसमें मसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व है. ये तो हो गए लॉज जो इन्वॉल्व है. अब करना है मसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व है. मसल समझ लो एक बारी. एक तो हो जाएगी बेटा आपकी डायफ्रागम की मसल, जिसको आप फ्रेनिक मसल कहते हो. ये अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था. फ्रेनिक मसल हम डायफ्रागम की मसल को कहते हैं बिकॉज डायफ्रागम इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर और उसकी मसल का नाम है फ्रेनिक. तो एक तो ये इन्वॉल्व होगा. दूसरा क्या होगा बेटा? इंटरकोस्टल मसल. इंटरकोस्टल मसल. अब ये इंटरकोस्टल मसल क्या होती है बेटा? इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में? कोस्टल मतलब रिब्स. तो रिब्स के बीच में, इंटर मतलब इन बिटवीन, कोस्टल वर्ड इज यूज्ड फॉर रिब्स. सो बिटवीन रिब्स जो मसल्स होती हैं उनको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं. अब ये दो तरह की होती है. एक होती है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल. देखो इसको समझते हैं. ये सपोज आपकी रिब्स ऐसे हैं, रिब्स लगी हुई है, तो रिब्स के बीच में जो मसल हो उसको हम इंटरकोस्टल बोलते हैं. अब जो अंदर साइड होगी बेटा उसको इंटरनल इंटरकोस्टल बोलना, जो बाहर साइड होगी उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बोलना. दो रिब्स के बीच में ही अंदर एक लेयर लगी हुई है इंटरनल इंटरकोस्टल, बाहर एक लेयर लगी हुई है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. तो इन दोनों मसल का रोल है. और एक बेटा एब्डोमिनल मसल. एब्डोमेन की आपकी जो मसल है उसका भी रोल होता है ब्रीदिंग में. कभी कभी तेज से सांस बाहर निकालते हो, एक्स्ट्रा एयर बाहर निकालते हो तो पेट में फील होता है ना, यहाँ पे एब्डोमेन में एब्डोमेन में फील होता है ना कि उसकी मसल्स खिंच रही हैं, तो एब्डोमिनल मसल्स का भी रोल होता है. अब बेटा आज स्टार्ट करते हैं फ्रेश अपन कि ये चलता कैसे है. अभी अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग की. अगर हमने बात करनी है नॉर्मल ब्रीदिंग की तो आ जाओ बेटा. दो तरह से ब्रीदिंग करते हो ना. एक तो अभी आराम से बैठे हो तो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है, और एक होते कभी हम ज्यादा तेज खींच के सांस अंदर लेते हैं. बाबा रामदेव के कैंप में जब जाते तो एक्स्ट्रा सांस अंदर लेते हैं, तेज से बाहर सांस निकालते हैं, तो वो होता है फोर्सफुल ब्रीदिंग. तो अभी हम फोर्सफुल की बात नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं कि भाई अभी जब आराम से हम बैठे हुए हैं तो कैसे सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं. अब नॉर्मल ब्रीदिंग में दो चीजें कर लो बेटा. एक हो गई आपकी इनहेलेशन, सांस अंदर लेना, जो कि कितनी देर के लिए होती है बता दो? 2 सेकंड के लिए. और एक हो गया बेटा एक्सेलेशन, मतलब सांस बाहर निकालना. कितनी देर के लिए होती है बच्चों? 3 सेकंड्स के लिए. ठीक है, अब आ जाओ मसल्स के नाम लिख लो. कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व है बेटा जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं ना? तो एक तो डायफ्रागम रोल निभाता है, ठीक, और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रोल होता है. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स, यानी रिब्स के बीच में बाहर की साइड पे जो मसल्स लगे हुए उसकी बात कर रहे हैं. अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा मैकेनिज्म में.
डायफ्रागम बेटा आराम से जब था तो वो डोम शेप का होता है, ऐसा होता है। जब इनहेलेशन करनी है तो तुम इसको नीचे भेज दोगे, तो ऐसे था, इसको नीचे भेजने के लिए तुम इसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो डायफ्रागम हो गया बेटा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने से हो गया बेटा ये फ्लैट, और फिर इधर तुमने कर दिया इसको वापस से रिलैक्स, आराम कर दिया, आराम दे दिया, और आराम की अवस्था में ये अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा जो कि है डोम शेप। तो ये हो गया बेटा डोम शेप्ड। ये तो हो गई डायफ्रागम की बात, ठीक। अब वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है बेटा तो ये बाहर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ रिब्स को लेके जाती है, मतलब रिब्स बाहर की तरफ भागेंगे और ऊपर की तरफ भागेंगे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स ऐसे मूव करती है बाहर और ऊपर की तरफ। तो फिर से ये वाली क्या करी? कॉन्ट्रैक्ट करी। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ बच्चों? जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स कहाँ चली गई? अप एंड आउट, अप एंड आउट, अप एंड आउट। फिर रिलैक्स करेंगे, अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, डाउन एंड इन, डाउन एंड इन। तो ये क्या हो जाएगा? फिर से रिलैक्स करेंगी और इनकी पोजीशन कैसी हो जाएगी? रिब्स विल मूव डाउन एंड इन। चलो ये दोनों बात तो हमको पता चल गई, इसको अप्लाई करो, अप्लाई करो इसको। देखो बेटा, मान लो ये लंग्स का एरिया है और ये बाहर थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी में नीचे क्या लगा हुआ है? डायफ्रागम लगा हुआ है, और ऐसे ऐसे बाहर की साइड पे क्या है? रिब्स है, रिब्स के बीच में ये मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बना रहे हैं, ऐसा समझ लो अभी के लिए, ठीक है। अभी क्या हुआ? तुमने इसको बाहर फेंका और इसको फ्लैट कर दिया, इसको फ्लैट कर दिया और इसको बाहर फेंक दिया, तो बेटा अंदर की जगह तो बढ़ गई ना। तो इस केस में क्या हुआ? थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया। बेटा जब थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है ना तो लंग्स अपने आप बाहर आता है, क्योंकि लंग्स की जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरैसिक कैविटी से चिपकी हुई है। तो थोरैसिक कैविटी बढ़ी, डायफ्रागम नीचे गया, रिब्स बाहर गए, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। और थोरैसिक कैविटी से क्या चिपका हुआ है? लंग्स चिपका हुआ है, उसकी सरफेस चिपकी हुई है, तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ गया बेटा, यानी कि पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया। अब बेटा अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया है, अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया तो बेटा मतलब अंदर प्रेशर कम हो गया, अंदर वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, अंदर प्रेशर कम हो गया मतलब एयर बाहर से अंदर आ जाएगी, एयर मूव्स इन, एयर मूव्स इन, और हो गई बेटा इनहेलेशन, एयर अंदर आ गई, इनहेलेशन हो गई। फिर से देखो क्या किया, रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, सॉरी डायफ्रागम को कॉन्ट्रैक्ट किया, ये ऐसे हो गई, रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, ये बाहर चली गई, तो पूरा थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया, यानी पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हुआ तो एयर बाहर से अंदर, क्योंकि अंदर तो प्रेशर कम हो गया है। इसी का अपोजिट कर दो एक्सेलेरेशन में, सारा का सारा वापस से तुमने इसको रिलैक्स करके ऐसे से ऐसे कर दिया, डोम शेप, वॉल्यूम कम हो गया, रिब्स को वापस से अंदर भेज दिया, वॉल्यूम कम हो गया, यानी यहां पे क्या हुआ बेटा? थोरैसिक वॉल्यूम कम, यानी कि साथ साथ पल्मोनरी वॉल्यूम भी, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी कम। पल्मोनरी वर्ड हम लंग्स के लिए यूज करते हैं, आपको पता है, तो पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया बेटा, वॉल्यूम कम हो गया यानी अंदर प्रेशर बढ़ गया, अंदर प्रेशर बढ़ गया तो हवा ज्यादा से कम की तरफ, एयर मूव्स आउट, एयर मूव्स आउट, बाहर निकल गई, एक्सेलेरेशन हो गई, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेलेशन जो कि 2 सेकंड की होती है और एक्सेलेरेशन जो कि 3 सेकंड की होती है बेटा, उसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है? एक तो डायफ्रागम की फ्रेनिक मसल्स और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इनहेलेशन के टाइम पे हमको जगह अंदर बढ़ानी है हवा अंदर लेने के लिए, इसलिए हमने इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, कॉन्ट्रैक्ट कराया तो जगह बढ़ी, हवा अंदर चली गई लॉ के अकॉर्डिंग, और फिर हमने दोनों को वापस से रिलैक्स कर दिया और हवा बाहर चली गई। एक और बात जो आपकी एनसीईआरटी लिख के देती है आपको, उस पर ध्यान दो बेटा। देखो डायफ्रागम नीचे करके जब हमने डायफ्रागम को नीचे किया
और वॉल्यूम बढ़ाया, तो कौन सी एक्सिस में बढ़ाया? एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में हमने वॉल्यूम को बढ़ाया। और जब हमने रिब्स को बाहर फेंका तो हमने डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में अपने वॉल्यूम को बढ़ाया। तो बेटा डायाफ्रागम के फ्लैट होने से एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है वॉल्यूम, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है, जबकि रिब्स के बाहर जाने से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ये एंटीरियर, नीचे पोस्टीरियर, पीछे डॉर्सल, आगे वेंट्रल। तो डॉर्सो वेंट्रल में रिब्स ने बढ़ाया, एंटेरो पोस्टीरियर ने डायाफ्रागम ने बढ़ाया एंटेरो पोस्टीरियर में। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है किसके लिए? नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए। अब तुम आ जाओ फोर्सफुल ब्रीदिंग पे। अब आ जाते हैं बेटा फोर्सफुल ब्रीदिंग पे। देखो फोर्सफुल ब्रीदिंग में भी एक तो हो जाएगा फोर्सफुल इनहेलेशन, जब तुम तेज से लंबी सांस खींच रहे हो बाबा रामदेव के कहने पे, और एक हो जाएगा बेटा फोर्सफुल एक्सेलेशन, जब तुम तेज से ज्यादा एक्स्ट्रा सांस बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, पहली बात कि इसमें कौन कौन सी मसल्स का रोल है? बेटा यहाँ पे डायाफ्रागम का भी रोल है, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी रोल है, यहाँ पे बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल का भी रोल है, और यहाँ पे बेटा एब्डोमिनल मसल का भी रोल है, एब्डोमिनल मसल का भी रोल है। तो एक्चुअल में जो तुमने 4 मसल्स लिखी थी उसमें से इंटरनल इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल फोर्सफुल में काम आती है, बस नॉर्मल ब्रीदिंग में काम नहीं आती। और ये दोनों जो नॉर्मल में काम आ रही थी वो भी इधर काम आ रही है। अरे भाई जितनी नॉर्मल में सांस ले रहे तो उतनी तो लोगे ही ना, एक्स्ट्रा ना तुमको लेनी, इसके लिए एक्स्ट्रा तुमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, आ जाओ। अब देखो इनके साथ क्या होगा। बेटा जो डायाफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वो तो अभी भी करेगा, उतनी जगह बढ़ाने के लिए जितनी पहले बढ़ रही थी, ताकि जितनी सांस पहले ली थी उतनी तो कम से कम पहले लो, और उसको तो निकाल ही सकते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तभी जगह बढ़ेगी और हवा अंदर जाएगी उतनी जितनी पहले जा रही थी। अब एक्स्ट्रा हवा अंदर लेने के लिए तुमको इन दोनों का रोल देखना है। ठीक है बेटा, एक्स्ट्रा एयर अंदर लेने के लिए, इनहेलेशन करने के लिए, फोर्सफुल इनहेलेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल का कोई रोल नहीं होता, इन दोनों से ही हम एक्स्ट्रा एयर अंदर ले लेते हैं। बस हम फोर्सफुल इनहेलेशन में क्या करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम में हेरफेर करते हैं। इधर आओ, ये देखो, नॉर्मली जितनी जगह अंदर बढ़ रही है उसमें 75% कंट्रीब्यूशन डायाफ्रागम का है, सिर्फ 25% कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का है। फोर्सफुल ब्रीदिंग में बेटा यही उल्टा हो जाता है, 25% कंट्रीब्यूशन डायाफ्रागम का और 75% कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का हो जाता है। तो बेटा अब डायाफ्रागम ने 25% काम किया और ये ज्यादा बाहर चली गई, तो जब ये ज्यादा बाहर जाती है तो वॉल्यूम जितना बढ़ता है उसमें हमारी फोर्सफुल इनहेलेशन हो जाती है। मतलब अगर 75% कंट्रीब्यूशन इसकी है ना, तो वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा तो एयर ज्यादा अंदर जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फोर्सफुल इनहेलेशन। इन दोनों का कोई रोल नहीं आया। ठीक है, अगर हमने बस ये वाला चीज चेंज कर दिया तो हमने देखा कि जगह अंदर ज्यादा बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल एक्सेलेशन पे आओ बेटा, फोर्सफुल एक्सेलेशन पे जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट करी हैं उसको तो तुम्हें रिलैक्स करना ही पड़ेगा, कर दिया। अब तुम एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो अपने बॉडी पे, तेज से सांस बाहर निकाल के देखो, तुम्हें पेट में खिंचाव फील होगा एब्डोमिनल मसल में। उस टाइम पे बेटा आपकी ये वाली मसल और ये वाली मसल का रोल आता है, और ये दोनों ही इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ये दोनों की दोनों। तो एक्चुअल में बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल का रोल सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुल एक्सेलेशन में है, और उस फोर्सफुल एक्सेलेशन में वो रिलैक्स नहीं कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से थोड़ा कैविटी में जगह और कम हो रही है, जिससे एयर और बाहर निकल पा रही है। ठीक है, तो एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल फोर्सफुल ब्रीदिंग में है,
फोर्सफुल ब्रीदिंग में भी सिर्फ फोर्सफुल एक्सेलेशन में है, और फोर्सफुल एक्सेलेशन में बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ना कि रिलैक्स करती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग। फिर से एक बार समराइज करती हूँ। ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करने के लिए बेटा आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो बॉयलीज लॉ जो कि कहता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा ये कि एयर हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। चलो समझ गए। फिर हमने जाना कि कौन कौन सी मसल्स इस चीज में हेल्प करती हैं। तो बेटा एक तो हमारी थोरैसिक कैविटी है, एक उसके अंदर हमारे लंग्स रखे हैं जिसके अंदर जो जगह है उसको पल्मोनरी कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी कैविटी को ना बेटा हम एकदम से ऑल्टर नहीं कर सकते। वो जो होता है एयर टाइट चैम्बर होता है उसको हम ऑल्टर नहीं कर पाते, उसके वॉल्यूम को आप कह लो। इसीलिए हम उसके बाहर जो थोरैसिक चैम्बर है उसको ऑल्टर करते हैं। थोरैसिक चैम्बर किसका बना होगा आपका? नीचे डायफ्रैगम है, बगल में रिब्स हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, आगे स्टर्नम है। इनसे मिलके जो एक केज बना है ना उसको थोरैसिक चैम्बर कहते हैं। तो हमने डायफ्रैगम की मसल और इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के बीच की मसल है उसकी हेल्प से थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज किया। तो पल्मोनरी वॉल्यूम अपने आप चेंज हो गया, बिकॉज पल्मोनरी जो वर्ड होता है वो लंग्स के लिए यूज होता है, और लंग्स के बाहर वाली जो पैराइटल प्लूरा है वो थोरैसिक चैम्बर से एकदम सटी हुई है। तो थोरैसिक चैम्बर में कोई भी चेंज हो तो पल्मोनरी में चेंज हो जाता है। तो हम यही कर लेते हैं, हम पल्मोनरी को नहीं चेंज कर सकते तो हम थोरैसिक को चेंज कर लेंगे, उससे पल्मोनरी अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ डायफ्रैगम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का हेल्प लिया। उसमें हमने डायफ्रैगम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया तो डायफ्रैगम नीचे गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स बाहर की तरफ गए, तो जगह बढ़ गई, एयर अंदर, इनहेलेशन हो गई। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट करा तो उसको रिलैक्स कर दो, रिलैक्स कर दो तो जगह कम हो जाएगी, एयर बाहर, तो नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो गई। यही चीज फोर्सफुल में हमको करनी थी, तो फोर्सफुल इनहेलेशन में अगेन डायफ्रैगम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से ही काम हो गया। लेकिन जब हवा बाहर ज्यादा निकालनी थी उस टाइम पे हमने हेल्प ली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल की, और इन दोनों को हमने कॉन्ट्रैक्ट कराया। अब एक लास्ट चीज जो आपको इसमें जाननी है वो ये है बेटा कि इनमें से कौन से प्रोसेसेस एक्टिव है और कौन से पैसिव है, ठीक है। कौन से एक्टिव है कौन से पैसिव है, किसमें एनर्जी लगेगी किसमें नहीं लगेगी। बेटा सांस अंदर लेने में तुम हल्का सा भी ध्यान दोगे, फील करोगे तो हल्की सी मेहनत लगती है, अनकॉन्शियसली लगती है, हमें पता नहीं चलता, अनकॉन्शियसली मेहनत लगे, क्योंकि तुम्हें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। कॉन्ट्रैक्ट कराने में बेटा थोड़ा सा एनर्जी लगेगा, एटीपी खर्च होगा इनको कॉन्ट्रैक्ट कराने में, और तुमको भी हल्का सा एफर्ट लगता है अनकॉन्शियसली, बिकॉज इनहेलेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। जबकि जो तुमने सांस अंदर ले ली उसको तुम अपने आप ही बाहर रिलीज कर देते हो, उसमें तुम्हारी कोई मेहनत नहीं लगती। एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, इसमें कोई एटीपी खर्च नहीं होती बेटा। अच्छा, फोर्सफुल इनहेलेशन करनी है, एक्स्ट्रा सांस अंदर लेनी है, एक्स्ट्रा सांस बाहर निकालनी है, दोनों में ही तुम्हारी मेहनत लगती है, दोनों में ही बॉडी एटीपी खर्च करती है। फोर्सफुल इनहेलेशन भी एक्टिव प्रोसेस है और फोर्सफुल एक्सहेलेशन भी एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि सारे के सारे एक्टिव प्रोसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस है। आई रियली होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। आपका रेस्पिरेशन जिंगल वाला चल रहा है, हाँ, कहीं पे भी समझ नहीं आया तो एक बारी पॉज करिए, फिर से सुनिए, क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। बहुत ही सिंपल है ये वाला टॉपिक भी बेटा, अपन को सिर्फ एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, और इसी एक ग्राफ से हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। साथ साथ बनाइए ग्राफ कॉपी पे, ठीक है। ये हमने कुछ 3-4 सीधी लाइनें बना दी हैं। अब सांस लेते हैं, आ जाओ साथ में। ये हमने इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया। अब मेरा मन किया कि मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सांस अंदर लूंगी, तो इतनी सांस अंदर ले ली, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बन गई, सीधी बना लेते। ये नॉर्मल सांस अंदर ली, फिर ये एक्स्ट्रा सांस अंदर ली, फिर एक्स्ट्रा सांस जो अंदर ली थी उसको बाहर निकाला, फिर नॉर्मल सांस बाहर निकाली। अब मेरा मन कर गया कि मैं एक्स्ट्रा सांस बाहर निकालूंगी, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करूंगी, लो कर दिया। उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा सांस बाहर ली थी उसको वापस से अंदर ली, फिर नॉर्मल पे आ गई, ऐसे।
तुम ध्यान देना बेटा, एक बारी जो तुमने एक्स्ट्रा सांस बाहर निकाली तो उसके बाद तुम सिर्फ नॉर्मल वाली सांस अंदर नहीं लेते हो, जो एक्स्ट्रा सांस बाहर निकाली वो ऑटोमेटिकली तुम्हें अंदर लेनी ही पड़ती है। और अगर तुमने एक्स्ट्रा सांस अंदर ली है तो तुम उसके बाद सोचो कि हम नॉर्मल वाला वॉल्यूम बाहर निकाल दे, तो वो नहीं होगा। जो तुमने एक्स्ट्रा एयर अंदर ली है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगी और उसके बाद ही तुम नॉर्मल वाली बाहर निकाल सकते हो। तो हमेशा फोर्सफुल में आपने जितना इन या आउट किया है एयर को, वो ऑटोमेटिकली अपोजिट वाले को भी फॉलो करता है। अब ये हम है कि हमने ये क्या बना दिया ऐसे, ये देखो, ये तो हो गया बेटा ये जो हम नॉर्मली सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। और ये होता है बेटा 500 ml। अपन ना ये हर बारी जब सांस ले रहे हैं तो 500 ml अंदर 500 बाहर, 500 ml अंदर 500 ml एयर बाहर, ऐसे सांस ले रहे हैं, ऐसे एयर का एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। ये यहां से यहां तक क्या हो गया बेटा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो आपका लंग्स एक्स्ट्रा इंस्पायर कर सकता है, रिजर्व में उसने वो जगह रखी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप बेटा अराउंड 2500 से 3000 ml एयर एक्स्ट्रा ले सकते हो इस 500 के अलावा, ठीक है। अब आ जाओ ये वाले पे, ये क्या है जो आप एक्स्ट्रा एयर बाहर निकाल सकते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है बेटा 1100 से 1000 से 1100 के अराउंड, 1000 से 1100 के अराउंड होता है, ठीक है। तो आप अराउंड 1000 से 1100 ml एयर एक्स्ट्रा बाहर निकाल सकते हो इस 500 ml के अलावा। फिर भी बेटा तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो बाहर एयर निकालने की, तुम्हारे लंग्स में हमेशा एक वॉल्यूम ऑफ एयर पड़ा ही रहता है, एक्स्ट्रा एयर बाहर निकालने के बाद भी। ये वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम, इसको कहते हैं बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा आपके लंग्स में पड़ा हुआ है। एंड दिस इज अराउंड 1100 टू 1200 ml। ये अराउंड 1100 टू 1200 ml होता है। तो अपने ने 4 वॉल्यूम पढ़े। एक हो गया टाइडल वॉल्यूम टीवी, जो कि 500 ml होता है, जो हम नॉर्मली 500 अंदर 500 बाहर, 500 ml एयर अंदर 500 ml एयर बाहर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा वॉल्यूम IRV, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 2500 से 3000 ml का होता है एक्स्ट्रा, 500 के अलावा जो आप एक्स्ट्रा एयर अंदर ले सकते हो। थर्ड आता है ERV, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो क्या होता है, 500 बाहर निकाली, एक्स्ट्रा जो फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हो अपनी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल को यूज करके, उनको कॉन्ट्रैक्ट करा के एक्टिव प्रोसेस के अंडर, ठीक है। तो वो जो आपने बाहर निकाली दैट इज अराउंड 1000 टू 1100 ml, जो आप 500 के अलावा बाहर निकाल सकते हो। जितनी भी कोशिश कर लो जो हमेशा बच जाएगी अंदर, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। ये तो हो गए बेटा वॉल्यूम्स। जब आप वॉल्यूम्स को ऐड करते हो ना, मोर देन 1 वॉल्यूम की अगर आप बात कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटी। जब आप वॉल्यूम्स को ऐड करते हो, देखो क्या कैपेसिटी बना सकते हैं हम। कोई तुमसे पूछे टोटल कितनी सांस अंदर ले सकते हो, तो ये नॉर्मल वाली, ये एक्स्ट्रा वाली, इसको कह दो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कोई तुमसे पूछे एक्स्ट्रा कितनी सांस बाहर निकाल सकते हो, तो ये नॉर्मल निकाल सकते हैं, ये एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। ये हो गया बेटा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो हम सांस बाहर निकाल सकते हैं टोटल, ठीक है। अब कोई तुमसे पूछे, अब ऐसा तो नहीं ना हर टाइम पे हम ये जो ERV है उसको बाहर निकालते रहते हैं, हर टाइम पे हम ज्यादा एयर बाहर थोड़े फेंक रहे हैं, तो वो अंदर ही तो रखा है ना एयर, जो हम हर टाइम पे बाहर नहीं फेंक रहे। एक्स्ट्रा वाला, नॉर्मल वाला तो बाहर फेंक रहे हैं 500 ml 500 ml 500 ml, पर जो एक्स्ट्रा 1000 से 1100 ml है वो हम अंदर ही रखे हुए हैं, अंदर ही पड़ा हुआ है आपके लंग्स में। तो फंक्शनली बेटा आपके लंग्स में ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है, ये तो पड़ा ही रहता है, और ये भी तो आप हर टाइम नहीं यूज करो, अंदर ही रखा हुआ है। इसको कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनली आपके पास रेसिडुअल कैपेसिटी इतनी है, ध्यान देना। ये था रेसिडुअल वॉल्यूम, ये है रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। ये तीसरी कैपेसिटी हो गई। चौथी, और कोई तुमसे पूछे तुम्हारे जीने मरने में कौन सी वॉल्यूम्स तुम्हें हेल्प करेंगी, तो तुम बोले जरूरत पड़ी तो ये तो यूज कर ही रहा हूं।
ये भी एक्स्ट्रा यूज कर सकता हूं और जरूरत पड़ी तो ये भी एक्स्ट्रा यूज कर सकता हूं। यानी डीप ब्रीदिंग कर करके मैं इतना तो अपने यूज में ले सकता हूं, ये नहीं ले सकता, ये मेरे यूज में ही नहीं आती। तो तुम बोलोगे यहां से लेके यहां तक, यानी कि बेटा IRV प्लस TV प्लस ERV इज योर वाइटल कैपेसिटी, वो कैपेसिटी जो आपको जीने में हेल्प कर रही है या कर सकती है, ठीक है। और बेटा इन सबको ऐड कर दोगे यहां से लेके एंड तक, सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। आपके लंग का टोटल कैपेसिटी कितना है, इतना अंदर रखा है लंग ने एयर जो बाहर ही नहीं निकालता, इतना एक्स्ट्रा रखा है जो आपके इमरजेंसी टाइम के लिए उसने रखा हुआ है, इतना जो आप बार बार ही अंदर बाहर कर रहे हो एयर को, और इतना जो आप एक्स्ट्रा एयर अंदर ले सकते हो। ये टोटल आपके लंग का कैपेसिटी, आपका लंग इतनी एयर भर सकता है। मतलब इन सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर दो, सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका टोटल लंग कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो कैपेसिटीज निकालना डिफिकल्ट नहीं है, आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ इतना ग्राफ अच्छे से ध्यान रखना है कि अपने पास 4 वॉल्यूम है और किसको किसको ऐड करके हमको ये 5 कैपेसिटी मिली है, ठीक है। वॉल्यूम कोई एक मेजरमेंट हो गया, उनको आपने ऐड किया तो आपको कैपेसिटी मिली, और जो आप नॉर्मली ले रहे हो एक्स्ट्रा और फिर नॉर्मल पे आ गए। इससे ग्राफ याद रखना। अब कोई भी कैपेसिटी आपको पूछे प्लस माइनस करके कि बताओ ये जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, तो वो TV प्लस ERV। इसी में कोई बोल दे कि इतने को ऐड करके ये माइनस कर दो तो भी सही है। इसी तरह प्लस माइनस में आपको इक्वेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बस ये ग्राफ अच्छे से याद करो, फिर एक बेसिक मैथमेटिक्स लगा के आप प्लस माइनस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे, और कोई भी कैपेसिटी आपसे पूछे आप उसको ऐड करके निकाल सकते हो इन वॉल्यूम्स से। तो आपको सिर्फ 4 वॉल्यूम होते हैं, 5 कैपेसिटी होती है, और इन 4 वॉल्यूम के मेजरमेंट्स याद रखने जिससे आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है दैट इज कि ये जो लंग के अंदर वॉल्यूम्स हैं वो मेजर किस टूल से किए जाते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से किए जाते हैं, दैट इज स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर से लंग के अंदर के वॉल्यूम्स को चेक किया जाता है, ठीक है बेटा। स्पाइरोमीटर को ही कहते हैं रेस्पाइरोमीटर। रेस्पाइरोमीटर, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिस पे क्वेश्चन बनते हैं कि ये स्पाइरोमीटर या रेस्पाइरोमीटर कौन से वॉल्यूम को या कैपेसिटी को मेजर नहीं कर सकता। बेटा इसका एक ड्रॉबैक है, ये जो सिंपल रेस्पाइरोमीटर होता है ये रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता कि भाई कितना अंदर ऑलरेडी रखा हुआ है, ये मेजर नहीं कर सकता। कोई पेशेंट ब्रीदिंग इश्यूज लेके आए तो हमको पता होना चाहिए ना उसका लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, डीप ब्रीदिंग कर रहा है तो उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम उसका कितना बच रहा है, पर ये स्पाइरोमीटर रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाता। बच्चे एक बात बताओ, रेसिडुअल वॉल्यूम ही मेजर नहीं कर पा रहा तो ये FRC कैसे मेजर होगा, नहीं हो पाएगा। ये TLC कैसे मेजर होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको रेसिडुअल वॉल्यूम जानना ही जानना पड़ेगा। कोई भी प्लस माइनस लगा लो इस पूरे चार्ट में, तुम FRC और TLC को बिना RV के नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे FRC भी हम मेजर नहीं कर सकते और TLC भी हम मेजर नहीं कर सकते। यानी हम एक वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकते, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वजह से हम 2 कैपेसिटी मेजर नहीं कर सकते, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, प्लीज जाने के बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। कहीं पे दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर आगे के जो पार्ट्स हैं बेटा जिसमें हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है पूरा का पूरा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और प्लीज लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी लेजीनेस से खराब नहीं करेंगे। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए ताकि आपका ये टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।